ये हमारी वसंत भाग 3 जो है उसका तीसरा अध्याय है, बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ये एक व्यंग है, व्यंगात्मक समझते हैं। अर्थात इसमें जो है एक हंसी मजाक टाइप लैंग्वेज यूज करके लिखा गया है, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको कहानी भी समझ आ जाए और उनका जो है मनोरंजन भी हो जाए। इसको हम पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ये देखो व्यंगात्मक भाषा है कि हम 5 मित्र थे, जिनमें से हमने क्या किया कि 4 बजे की बस से चलेंगे, जो शाम के टाइम चलती है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब पन्ना से उन्हें सताना जाना होगा, तो घंटे भर बाद जो है एक और बस मिल जाएगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अर्थात जबलपुर वाली ट्रेन से उनको जाना है, जो जबलपुर तक ट्रेन चलती होगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इस तरह से शाम 4 बजे चलने के बाद सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी था। 2 को वापस भी आना था, इसलिए जो है हमें उस हिसाब से चलना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से नहीं चलते। तो हमने सोचा, क्यों, शाम को क्या डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने क्या कहा, नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध अर्थात ये बिल्कुल ही जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रही है। वयोवृद्ध का अर्थ है कि इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ पर ये व्यंग्यात्मक भाषा है कि ये पूजा के योग्य थी, अर्थात इसको एक जगह खड़ा करो और बस इसकी पूजा करो। जैसे हम मूर्तियाँ लगा देते ना एक जगह, तो बस ये इसी लायक थी, ये चलने के कंडीशन में नहीं थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी। और कैसे चलेगी? प्रश्न कर रहे हैं वो। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? सब सरप्राइज है। जैसा कि इस बस की कंडीशन दिख रही है, तो वो सोच रही है, वाह, ये अपने आप चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले चलेगी। जैसा कि इसमें क्या बताया गया है कि ये जो है बहुत एक्सपीरियंस होल्डर बस है, अर्थात ये बहुत दिनों से चल रही है, इसकी कंडीशन पर मत जाओ, ये हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, जैसा कि बस की स्थिति के हिसाब से। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त होता है कारण चाहिए कूच करने के लिए, यानी कहीं पर भी जाने के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि बस की कंडीशन ऐसी है कि तुम इसमें बैठ गए तो डायरेक्ट ऊपर ही जाओगे, और इसलिए ये लाइन यूज़ की गई है कि राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर हो, जिसका टाइम हो जाता है उसको तो जाना पड़ेगा। और निमित्त कोई और हो सकता है, कारण हर किसी का कुछ और होता ही है। यानी जब मरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होता है, तो हो सकता है तुम्हारा कारण ये हो, इस तरह इसमें बताया है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, अर्थात पूरी बस हिल गई, जैसे पूरा बस ही जो है एक इंजन है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि वो पूरी कांप रही थी। इस तरह की इसमें स्थिति बताई गई है। बस सचमुच चल पड़ी
और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, क्योंकि ये इतनी पुरानी लग रही है कि ये सोच रहे हैं उस समय की बस है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, अर्थात सीट जो है बिल्कुल बॉडी से असहयोग का अर्थ ये है कि सीट जो है हिल रही थी या बिल्कुल उसके ज्वाइंट नहीं थी। लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए हैं। समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि वो इतनी कपकपा रही थी, हिल रही थी कि कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो चुकी थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, अर्थात इसमें गिर सकती है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, अर्थात तरह तरह के जो उसको चलाने के लिए जो कर सकता था ड्राइवर, वो सब करते रहे। फिर वह चली रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया का अर्थ फिर से सीट ऊपर या पता नहीं सीट नीचे, उस तरह की कंडीशनें जो है स्टार्ट हो गई। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस वाले जो थे वो फिर से बस की ही साइड ले रहे थे कि ये तो इत्तेफाक हो रखा है, वरना बस जो है फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी कंडीशन है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात वो बिल्कुल अपनी अंतिम पड़ाव पर थी, ऐसा लग रहा था बस। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अर्थात वो इतनी चलने में जो स्पीड इतनी कम थी कि वो सब जो है उनसे आगे निकल रहे थे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान पर कर रही है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात ये कितना अपने आप को जो है हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर इस बस को चला रहा है, तो इसकी श्रद्धा का सही इस्तेमाल नहीं हो रखा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना रिस्क उठा रहा है, हर वक्त अपनी जान पर लगाकर इस बस को चला रहा है, तो इसको जरूर किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? बस के ड्राइवर का। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी कि हम कभी पन्ना पहुंचेंगे। वक्त पर तो छोड़ो, अब तो हमने कभी हम पन्ना पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद ही छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब तो हमें लग रहा था कि अब हम कहीं भी कभी नहीं पहुंच सकते हैं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हैं। हम बड़े
इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, क्योंकि अब हम भी जो है उसी तरह के हो गए जैसे वो बस के ड्राइवर और बाकी जो हिस्सेदार थे बस के, वो निश्चिंत होकर अपने बस चला रहे थे, ऐसे ही हम हो गए। अब हमें कहीं नहीं पहुंचना, आराम से इसमें बैठे रहो, और लगता है इसी में बैठे बैठे हम जो है अपने प्राण त्याग देंगे। ये हमने बस यात्रा जो है व्यंग पढ़ा।